आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले 13 और 14 बन जाना चाहिए, पीछे के क्वेश्चन से मैच कर रहा है। पिछले क्लास में भी बता दिए किससे मैच कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग आर द समराइज ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ऑन एज ऑन 31 मार्च। आपके पास कंपनी का बैलेंस शीट का समरी दिया हुआ है, पहले पढ़ लीजिए क्या क्या है। शेयर कैपिटल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ट्रेड पेबल्स है, नॉन करेंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेंट्री, करेंट एसेट में इन्वेंट्री है, डेटर है, एडवांसेस है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कौन सा क्वेश्चन आपका? आप लोग का 15 में जो क्वेश्चन है दूसरा पढ़ दे रहे थे। यहाँ देखिए शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, सिक्योर्ड लोन है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स एसेट है, एसेट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह दिया हुआ आपके पास। और बोले वर्ष में कर से पूर्व का लाभ है 10 लाख और वर्ष में अस्थायी संपत्ति में 4 लाख की वृद्धि हुई है और वर्ष के लिए ह्रास 3 लाख का है। ये तो ईजी है, सिर्फ 3 चीज़ दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन दे दिया है, एसेट्स कितने का खरीदे ये दे दिया है और 10 लाख रुपए का क्या है नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 10 लाख का। ये क्वेश्चन भी इसमें होगा कहीं, तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? आप लोग के बुक से 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए शुरू करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पढ़ते चले जाइए क्या क्या दिया है, कौन ऑपरेटिंग में कौन फाइनेंसिंग में जाएगा। देखिए डेप्रीसिएशन निकाल के दे दिया है और ये भी निकाल के दे दिया है कि परचेज कितना कर रहे हैं 4 लाख का, तो एसेट्स का लेजर बनाना पड़ेगा ना, फिक्स एसेट का। अगर नहीं भी बनाएंगे काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा बताइए? तो ध्यान दीजिए, फिक्स एसेट को देखिए पहले। देखिए तो फिक्स एसेट पहले कितना था स्टार्टिंग में? 30 लाख का मिला। फिक्स एसेट 30 लाख का है, 4 लाख का खरीदे, कितना हो गया 34 लाख और 3 लाख डेप्रीसिएशन लगा, कितना लगा बचा 31 और 31 लाख देखो दिया है। इसका मतलब है कि कोई और चीज़ नहीं है, बस यही दोनों है, परचेज और डेप्रीसिएशन। तो नीचे लिख ही दिया है, तो लेजर नहीं भी बनाएंगे काम चल जाएगा। बात समझे? फिक्स एसेट का लेजर बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, लेजर अब बनाओगे ये चीज़ निकालने के लिए कि या तो परचेज ज़्यादा हुआ या तो सेल ज़्यादा। अगर बनाना चाहते तो बना सकते साइड में, लेकिन सीधा सीधा हिसाब मिल जा रहा है। 30 लाख का एसेट था, 4 लाख का खरीदे 34, उसमें 3 डेप्रीसिएशन 31 बच रहा है, तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। और नेट प्रॉफिट 10 लाख दिया हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट नीचे वाला लेंगे तो फिर बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, और ऊपर वाला लेंगे तो फिर आसान पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये नेट प्रॉफिट कौन सा लिया जाए, नीचे या ऊपर? ऊपर से ही बना लेते हैं। नीचे 10 लाख को इग्नोर कर देना, कुछ काम नहीं है। वैसे 10 ही लाख आ रहा है। ऊपर देखो रिजर्व एंड सरप्लस कितना बढ़ रहा है, 5 से 15 हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है 10 लाख। तो वही वाला 10 लाख नीचे दे दिया। तो या तो नीचे से ले लो या तो ऊपर से एडजस्टमेंट से ही ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट नहीं, सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है? इशू ऑफ कितना बढ़ रहा है? बढ़ेगा ना, बढ़ रहा है ना। रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है, तो नेट प्रॉफिट कितना नेट प्रॉफिट है? चलिए उसके नीचे पढ़िए क्या है। सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मेरा फाइनेंसिंग में जाता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो लिखिए पेमेंट ऑफ लोन। पेमेंट ऑफ लोन कितना घट रहा है? उसके बाद करेंट लायबिलिटी देखो घट रहा है। करेंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस करते हैं। डिक्रीज इन सीएल कितना घट रहा है? माइनस में लिखेंगे। नेक्स्ट अब बताइए, लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट का नीचे देखो परचेज लिखा हुआ है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट कितना खरीदे हैं?
कितना परचेज किए हैं? 4 लाख। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा प्लस डेप्रीसिएशन यहाँ जोड़ देंगे। डेप्रीसिएशन कितना है फिक्स एसेट का? और फिक्स एसेट का और कोई काम नहीं करना। फिक्स एसेट के नीचे क्या है? इन्वेस्टमेंट। देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है? जीरो से आगे बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है ना जी। 0 था और अभी 1.5 लाख हो गया, कितना बढ़ा? 1.5 लाख बढ़ा। बढ़ाने का मतलब परचेज, और परचेज में पैसा जाता है। उसके बाद करंट, देखो करंट एसेट ऊपर ना जाता है। बताइए करंट एसेट में इन्वेंट्री घट रहा है ना, और घटेगा करंट एसेट तो ऐड करते हैं। डिक्रीज इन स्टॉक कितना घट रहा है जी? 3,75,000। 3,75,000 घट रहा है। 3,75,000 ऐड कर दिया। उसके बाद बताइए ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है तो लेस में जाएगा। इंक्रीज इन टीआर ट्रेड रिसीवेबल कितना? 5 लाख। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो तो यहाँ जाता नहीं, वो तो प्रूव करने में काम देगा। और नीचे एडजस्टमेंट में देख लो, एडजस्टमेंट में जो बात लिखा था सब लिख दिए। 10 लाख का नेट प्रॉफिट लिखा था यहाँ लिख दिए, 4 लाख ये हो गया, 3 लाख का डेप्रीसिएशन हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब टोटल करके बाहर कर सकते हैं, प्लस माइनस करके प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? तो प्रूव कर लीजिएगा। इसका टोटल बाहर कीजिएगा, इसका टोटल बाहर कीजिएगा, इसका टोटल बाहर कीजिएगा, यहाँ प्रूव कर लीजिएगा कितना रही है। 15 लाख माइनस में और 13 और 2 इधर, तो 1,75 आएगा प्लस में। और यहाँ पे कितना आ रहा है जी? 5,50 तो माइनस में आएगा। और ये कितना आ रहा है? 5 लाख प्लस में आएगा। तो 5 और 1 6,75 में से 5,50 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1,25 प्लस में बचेगा। इसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग कैश कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है ओपनिंग? 1,25। तो 1,25 ओपनिंग जड़ेंगे तो 2,50 आना चाहिए ना। 2,50 क्लोजिंग है। कोई दिक्कत किसी को? आराम से बना सकते हैं। उसके बाद का 16 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 15 था नहीं, ये 16 नंबर क्वेश्चन देखें। कैश डिविडेंड का है ना, 4,000 का कीमत था बिल्डिंग का। इसमें लेजर भी बनाना पड़ेगा बहुत सारा, इसमें बन पाएगा इतने में? इसको बना लीजिए, उसके बाद बनाते हैं, क्योंकि इसमें लेजर बनेगा, जितना एडजस्टमेंट है उतना लेजर बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ 16 में? CFS बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, बहुत सारा ट्रिक इसमें दिया है, कौन किस एक्टिविटी में जाता है। सबसे पहले एडजस्टमेंट वाला काम कर लेते हैं। पहले देखिए बिल्डिंग के बारे में कुछ बोल रहा है, और डेप्रीसिएशन भी दिया है 800 रुपये का दिया हुआ है। हमको लगता है ना किसी का लेजर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर सही से देखा जाए तो किसी का भी लेजर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें किसी के लेजर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब निकाल के दे दिया है। लेकिन फिर भी संतोष के लिए बनाना चाहते हो तो बनाओ। सबसे पहले लेजर बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। किसका बनाते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। आप लोग बना लीजिएगा, इसलिए क्योंकि हो सकता है कुछ डिफरेंस आ जाए। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बताया था ना कैसे बनता है। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस किधर लिखा जाता है? बाई साइड में। देखिए बैलेंस शीट में लिखा हुआ बाई बैलेंस BD कितना है? 5,000 मिला। और डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस CD कितना है? 2,800। और यहाँ आता है जो डेप्रीसिएशन मशीन पर लगता है, देखिए 3,000 नीचे लिखा है। कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए, बिल्डिंग दैट कॉस्ट 4,000 एंड विच हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 1,000। 4,000 का लागत है और 1,000 उसका बुक वैल्यू है, तो डेप्रीसिएशन कितना लग गया होगा?
डेप्रिसिएशन 3000, तो जोड़ दीजिए 5800, 5800, इसका मतलब 800 ये डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो निकलेगा डेप्रिसिएशन फॉर करेंट ईयर, इसी को जोड़ेंगे ऊपर में, ऑपरेटिंग में इसी डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे। कोई दिक्कत है? अब दूसरा किसका निकालना है? बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। बिल्डिंग का यहाँ नाम बिजनेस प्रेमिसेस है। प्रेमिसेस का मतलब ही बिल्डिंग होता है, बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट। चलिए ओपनिंग बताइए, बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है? 20,000। टू बैलेंस बीडी कितना? 20,000। और बाई बैलेंस सीडी कितना? 16,000। अब ध्यान दीजिए, बाई डेप्रीसिएशन कितना लगा था? डेप्रीसिएशन 3,000, और बोला 4,000 का संपत्ति है, 3,000 डेप्रीसिएशन लगा, तो 1,000 बुक वैल्यू है, और 1,000 वाले को 1,400 में बेच रहे हैं, तो बाई बैंक कर दीजिए। सेल कितने में कर रहे हैं? 1,400। 400 प्रॉफिट है, तो इधर लिखिए टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कितना आ रहा है? 400। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए तो बराबर करके दोनों साइड बराबर आ जाएगा। 20,400 इधर भी आएगा 20,400, देखिए तो आ रहा है। मतलब ना तो परचेज निकल रहा है और ना ही क्या निकल रहा है? सेल निकल रहा है। यही है लेजर, और कुछ नहीं करना, आराम से बनाते रहिए, किसी का लेजर का ज़रूरत नहीं। अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कैपिटल से शुरू करते हैं। बताइए कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है कि घट रहा है? उल्टा दिया डेट, 35 से 43 बढ़ रहा है ना, तो कैपिटल बढ़ेगा तो लिखेंगे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ कैपिटल स्टॉक। कितना बढ़ रहा है? 7,000, 8,500 ना। कितना बढ़ रहा है? 8,500। नीचे पढ़िए, कैपिटल स्टॉक के बारे में कुछ बोला था। कैपिटल स्टॉक 5,000 का इशू हो रहा है, 5,000 यहाँ लिखिए। कितना लिखना है? 5,000। और 3,500 किस चीज़ का है? तो देखिए नीचे लिखा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैश डिविडेंड 2,000 और स्टॉक डिविडेंड कितना है? 3,000 के लिए। इसका मतलब है 2,500 ना गड़बड़ा रहा था। कैपिटल स्टॉक आपका 8,500 का था, 8,500 में 3,500 डिविडेंड दे दिए, और बचेगा कितना? 5,000। तो 3,500 डिविडेंड का था और 5,000 यहाँ आएगा। उसके बाद देखिए रिटर्न अर्निंग कितना है? रिटर्न अर्निंग प्रॉफिट होता है, रिटर्न अर्निंग को ही बोलते हैं नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट? 4,500। यहाँ से एक करके जोड़ना शुरू कर दीजिए। ये जो डिविडेंड यहाँ से कट के आया है, कौन सा डिविडेंड था ये? कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड सब यहाँ जोड़िए। नेट प्रॉफिट आपके पास दिया था 4,500, कैश डिविडेंड दिया और स्टॉक डिविडेंड दिया, तो सब जोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि सब एडजस्टमेंट में जाएगा। उसके अलावा और क्या जाएगा? बॉन्ड पेबल डिस्काउंट, डिस्काउंट भी यहीं पे जाएगा। बॉन्ड पेबल डिस्काउंट, PAY होता है। बॉन्ड पेबल डिस्काउंट कितने का है? देखिए तो बॉन्ड पेबल डिस्काउंट 2,000 से 1,800 हो रहा है, तो 200 ना डिस्काउंट मिल रहा है। उसके आगे पढ़िए, बॉन्ड पेबल मेरा करंट लायबिलिटी होता है, तो करंट लायबिलिटी कहाँ पे जाएगा? देखिए अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है, 22,000 से 22,000 कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं जाएगा नहीं। उसके नीचे करंट लायबिलिटी 30,000 से 32,000 बढ़ रहा है ना, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कितना बढ़ रहा है? 2,000 बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे। देख लो लायबिलिटी साइड का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एसेट साइड में चलते हैं। लैंड कुछ हो रहा है? नहीं जाएगा। बिल्डिंग का बना चुके हैं, बिजनेस प्रेमिसेस का। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाएगा। देखो दो सारा एडजस्टमेंट दो जगह जाता है, एक यहाँ 3,000 चला गया। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा था 2,000 से। इसके आगे हम लोग देखते हैं लायबिलिटी साइड में और कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। लैंड एंड बिल्डिंग में देखिए, लैंड 4,000 का 4,000 कोई चेंज नहीं। बिजनेस प्रेमिसेस देखिए 20,000 से 16,000 हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखें तो डेप्रिसिएशन जो 800 रुपये का वो यहाँ लिखेंगे। इस लेजर से सिर्फ डेप्रिसिएशन जाएगा। बाकी देखो CDBD बुक में लिखा था बैलेंस शीट के अंदर, और ये 3,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी ख़त्म, ये जाएगा और ये जाएगा, और बाकी ये सब कुछ नहीं जाएगा। तो ये देखिए
सेल ऑफ एसेट्स है, सेल ऑफ बिल्डिंग, कितने का बिल्डिंग बेच रहे हैं, वो जाएगा फाइनेंसिंग में, सेल करे तो प्लस में जाएगा और प्रॉफिट माइनस में आ जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेचने से प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपये का, माइनस में जाएगा। एसेट्स में हम लोग बिल्डिंग लिख चुके हैं, उसके आगे कौन सा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए 15,000 से 17,000 बढ़ रहा है ना, तो बढ़ेगा तो मानेंगे परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट, कितना प्लांट बढ़ा परचेज किए हैं 2,000 का, परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। उसके नीचे क्या है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, देखो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यहाँ ले जा चुके थे, इसका काम भी कर दिए। उसके नीचे है पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स, पेटेंट और ट्रेडमार्क देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। पेटेंट घटने का मतलब क्या माना जाएगा, पेटेंट्स राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ कर दीजिए, कितना घट रहा है 100। ध्यान दीजिएगा जितने इंटेंजिबल एसेट है, अगर इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स बढ़ेगा तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ, और घटेगा तो यहाँ पे ऐड करेंगे, घटेगा तो ऐड करेंगे, बढ़ेगा तो यहाँ लेस करेंगे परचेज के नाम पर। उसके नीचे करंट एसेट में इन्वेंट्री दिया है 15,000 से 15,000, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। एक अकाउंट्स रिसीवेबल दिया है 10,000 से 20,700, कितना चेंज हो रहा है 10,700। बताइए अकाउंट रिसीवेबल मतलब एसेट्स, और एसेट बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए, लेस, लेस कीजिए, इंक्रीज इन करेंट एसेट, कितना चाहिए 10,700, माइनस कर दीजिए। और उसके बाद कैश है, कैश तो प्रूव करने में ना काम देगा। अब नीचे पढ़िए एडजस्टमेंट सारा किए कि नहीं किए। पहला एडजस्टमेंट क्या था, बिल्डिंग से रिलेटेड था, कर लिए देखिए यहाँ पे। दूसरा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन 800 किए। अब देखो क्या किया था हम लोग, यहाँ निकाले कैलकुलेट करके, आपके बुक में निकाल के दिया हुआ था, तो नहीं भी बनाते तो काम जन चलता। उसके नीचे क्या है, कैपिटल स्टॉक वाज इशूड 5,000, देखिए कैपिटल स्टॉक कितना इशू किए 500, बाकी 3500 कहाँ गया, तो बाकी 3500 के बारे में नीचे लिखा है कि कैश डिविडेंड 2,000, स्टॉक डिविडेंड 3500, स्टॉक डिविडेंड दे दिए 3500 और कैश डिविडेंड 2,000। और इनकम ऑफ द ईयर 10,000, इसका कोई काम ही नहीं है। इनकम ऑफ द ईयर 10,000, इसका कोई काम है ही नहीं। इनकम 10,000 का, उससे कोई मतलब नहीं, कहीं कोई काम नहीं, क्योंकि हम लोग अपना नेट प्रॉफिट खुद निकाल लिए। कितना नेट प्रॉफिट था 4,500, तो इसलिए इनकम ऑफ द ईयर कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं। तो सोच लीजिए कुछ कुछ ऐसा भी जानकारी दिया रहता है जो आपके क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसा ना हो कि सबको लपेट दीजिए। प्रॉफिट आप अपने मर्जी से निकालिएगा तो आसान पड़ेगा। अब इसका टोटल बाहर कीजिए, इसका टोटल बाहर कीजिए, इसका टोटल बाहर कीजिए, यही ना होगा। टोटल बाहर कीजिए, कितना आता है इसका। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक गलती और हुआ है। स्टॉक डिविडेंड के बारे में तो पता है, कैश डिविडेंड यहाँ भी तो माइनस होगा। डिविडेंड पेड कितना माइनस होगा, अब ना बाहर जाएगा। क्यों जी, स्टॉक डिविडेंड दो जगह क्यों नहीं गया और कैश डिविडेंड दो जगह पे गया, बताइए। स्टॉक डिविडेंड इसलिए दो जगह पे नहीं गया क्योंकि वो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। कैसे लिखा है ध्यान दीजिए। स्टॉक आपका डिविडेंड कितना था 8,500, उसमें 5,000 यहाँ लिखे, 3,500 लिखे वहाँ, तो एक बैलेंस शीट में लिखा है कि यहाँ लिखा है, दो जगह लिखा था। लेकिन ये कैश डिविडेंड बैलेंस शीट से नीचे लिखा था, और बैलेंस शीट से नीचे लिखा था तो उसको दो जगह लिखना था, तो यहाँ ऐड किए और यहाँ पे लेस कर दिए। अब आप टोटल करके निकालिए तीनों का, उसमें ओपनिंग कैश ऐड कीजिए, क्लोजिंग कैश ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको लिखिए। देखिए बहुत बच्चों का सवाल है कि नेट प्रॉफिट किसको मानेंगे, तो पहले समझिएगा बिजनेस दो तरह का, ये आपके इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये पूरे बुक में आपको काम करना है। सोल ट्रेड और कंपनी। तो सोल ट्रेड में नेट प्रॉफिट, पहला नेट प्रॉफिट लिखा रहेगा, ठीक है, या कैपिटल में जोड़ा जाता है, यानी कैपिटल बढ़ेगा तो प्रॉफिट मानेंगे और कैपिटल घटेगा तो क्या मानेंगे, लॉस। ये हो गया सोल ट्रेड का कहानी। जब छोटे बिजनेस का बनाएंगे तो ऐसा कैसे पकड़ेंगे सोल ट्रेड, तो सोल ट्रेड वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा रहता है, शेयर कैपिटल ही लिखा रहता है। और इसमें कंपनी में नेट प्रॉफिट नहीं रहता है, नेट प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है। क्या क्या हो ध्यान दीजिएगा। अगर नेट प्रॉफिट लिख दिया है, नेट प्रॉफिट की जगह स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखा रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अगर ये लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तब क्या चेक करेंगे, तब चेक करेंगे रिटेन्ड अर्निंग, इसी का नाम है रिटेन्ड अर्निंग। अगर रिटेन्ड अर्निंग है तो यही नेट प्रॉफिट। अगर ये भी नहीं दिया है तो किसको चेक करेंगे, तो अब रिजर्व एंड सरप्लस में चेक करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखना इस चीज़ को, कोई दिक्कत है, यही चेक किया जाता है नेट प्रॉफिट के लिए। तो याद रखना, नेट प्रॉफिट हो, रिटेन्ड अर्निंग हो या रिजर्व एंड सरप्लस हो, तीनों को नेट प्रॉफिट माना जाता है।
और सोल्ड ट्रेड के केस में अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया तो कैपिटल बढ़ेगा तो प्रॉफिट मानेंगे और कैपिटल घटेगा तो लॉस मानेंगे। यही पूरा नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, इसको लिखिए।